नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है, ये काम कैसे करता है और रिटायर्ड होने के बाद जो है वो आपको इस पेंशन स्कीम से कितनी पेंशन मिल सकती है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, इसमें कौन कंट्रीब्यूशन करता है, तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने, ताकि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ईपीएस 95 स्कीम के बारे में है तो इसकी जानकारी आप सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सके। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस पेंशन स्कीम क्या है, तो अभी हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। कारपोरेट जगत में काम करने वाले कर्मचारी के लिए यह लगभग 35 साल का कामकाजी जीवन है। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो आमतौर पर 58 साल या 60 साल की उम्र होती है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि ईपीएफ सेवानिवृत्ति के लिए बचत में मदद करता है, वही ईपीएफ सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन की एक सुनिश्चित राशि प्राप्त हो। ईपीएफ और ईपीएस दोनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में है। वेतन के बावजूद सभी कर्मचारी जिनके पास पीएफ खाता संख्या है वो सभी ईपीएस 1995 योजना के सदस्य हैं। अधिकांश कर्मचारियों के लिए एक मूल वेतन का 12% मासिक आधार पर ईपीएफओ की ओर मोड़ दिया जाता है। मूल वेतन की राशि पर कोई कैप नहीं है जिस पर यह 12% योगदान दिया जाना है। उदाहरण के लिए यदि मासिक मूल वेतन 40,000 रूपए है तो 4800 रूपए हर महीने ईपीएफ में चले जाते हैं। हर साल सरकार ईपीएफ बैलेंस पर ब्याज दर की घोषणा करती है, इसलिए ईपीएफ की गणना मासिक रनिंग बैलेंस पर होती है। साल 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65% है। हालांकि सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। अब तक सब ठीक है, लेकिन ईपीएफ कर्मचारी की समग्र सेवानिवृत्ति का केवल एक हिस्सा है, ईपीएफ दूसरा हिस्सा है। ईपीएस पेंशन को कभी-कभी ईपीएफ पेंशन के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये अलग-अलग योजनाएं हैं। ईपीएस का कार्य ईपीएफ के समान नहीं है और न ही ईपीएस योगदान किसी भी ब्याज को अर्जित करता है। नियमानुसार नियोक्ता ईपीएफ में बेसिक सैलरी के 12% के बराबर योगदान देता है। हालांकि नियोक्ता के पूरे 12% अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि में नहीं जोड़ा जाता। नियोक्ता के 12% अंशदान में से 8.33% को ईपीएस में जमा किया जाता है। ईपीएस के विपरीत ईपीएफ में मासिक मूल वेतन का 15,000 रूपए का कैप है, इसलिए आपके मासिक मूल वेतन के बावजूद हर महीने पीएफ में अधिकतम ईपीएस योगदान 1250 रूपए पर रहेगा। शेष राशि पीएफ फंड में चली जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना की गणना इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी ने कितनी सेवा प्रदान की है और सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी का मूल वेतन कितना है। आइए अभी एक आसान उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रूपए से ऊपर है या अगर 15,000 रूपए से नीचे है तो ईपीएस में उसका योगदान जो है वो कितना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 16,000 रूपए है तो उसके केस में ईपीएस में एम्प्लॉयर की तरफ से जो योगदान जाएगा वो हो जाएगा 2591 रूपए। उसमें से उसका 1250 रूपए ईपीएस में चला जाएगा और बाकी शेष बची हुई रकम जो है वो ईपीएफ में जमा कर दी जाएगी। यानी 15,000 रूपए से ऊपर अगर किसी की सैलरी है तो हर महीने ईपीएस में आपका 1250 रूपए जाएगा, जो कि 15,000 रूपए का 8.33% है।
अभी मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 14,000 रुपए है तो उसकी केस में 2194 रुपए एम्प्लॉयर की तरफ से पीएफ में जमा किया जाएगा। उसमें से 1166 रुपए ईपीएस में चला जाएगा और बाकी बची हुई रकम जो है वो पीएफ में चली जाएगी। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन 15,000 रुपए के ऊपर है तो उसमें से 1250 रुपए आपके ईपीएस में चले जाएंगे। और अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से नीचे है तो उसकी केस में जो बेसिक सैलरी का 8.33% है तो उतनी रकम जो है वो ईपीएस में चली जाएगी। पीएफ मेंबर आईडी यानी भविष्य निधि खाता संख्या वही है जिसमें ईपीएफ और ईपीएस दोनों का योगदान होता है। छूट प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों के लिए एक अलग ईपीएस खाता संख्या हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो 15,000 रुपए लिमिट है तो उसके बेसिस पर जो है दोस्तों ईपीएस में रकम जमा कर दी जाती है। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले केरल हाईकोर्ट द्वारा एम्प्लॉयज के पक्ष में फैसला देते हुए कहा गया था कि एम्प्लॉयज को जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसी फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया था। उसके बाद जो है वो ईपीएफओ द्वारा इस फैसले के ऊपर फिर से एक रिव्यू पिटीशन डाला गया है जिसकी सुनवाई अभी होनी बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, अलग अलग हाई कोर्ट के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला सुनाया जा चुका है जिसमें कहा गया है कि उनको जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो, ना कि किसी लिमिटेड सैलरी के बेसिस पर हो। फिलहाल ईपीएफओ द्वारा ये जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पर दायर किया गया है तो इसके ऊपर जो सुनवाई है वो होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ सकती है जिसमें बताया जा सकता है कि एम्प्लॉइज को जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो, ना कि 15,000 रुपए की लिमिटेड सैलरी के ऊपर हो। इसमें एम्प्लॉइज को भी कुछ करना होगा, यानी एम्प्लॉइज को उनकी पूरी सैलरी के ऊपर जो है वो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन देना होगा ताकि उनको जो है वो उनकी उच्चतम सैलरी के बेसिस पर जो है वो पेंशन मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन स्कीम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अभी हम जान लेते हैं कि अगर आप ईपीएस के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको जो है वो कैसे एप्लीकेशन करना है। इसके लिए अगर आपके पास यूएन पोर्टल है तो उसके ऊपर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है तो उसमें से जो है वो आपको यहाँ पर ये जो क्लेम का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 31, फॉर्म नंबर 19, 10C और 10D का जो फॉर्म है तो उसे जो है दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ से पेंशन के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, पेंशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी रिटायरमेंट उम्र होनी चाहिए, यानी 58 साल के बाद जो है वो आप पेंशन ले सकते हैं। अगर आपने पहले ही रिटायरमेंट ले ली है तो उस केस में जो है वो जब तक आपकी 58 ईयर्स की उम्र नहीं हो जाती तो आपको जो है वो ईपीएस की पेंशन नहीं मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ली। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ईपीएस पेंशन के बारे में उन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जानकारी मिल सके जो अभी तक ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। इस संदर्भ में दोस्तों और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है, तो अगर आपको लगता है कि उस बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आपकी राय बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना सकूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, ये जो डिटेल आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके ये जो डिटेल आर्टिकल है आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।